हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परसिवरेंस आईएएस। आज से हम आप सभी के लिए यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री की न्यू सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री को यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। बच्चों, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस को पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि इंडिया का इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड एंशिएंट टाइम पीरियड से ही चला करता था। कई सारी चीज़ें थी जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पर करा जाता था। तो आखिर ऐसे क्या सडन चेंजेस या क्या सडन रीजंस हुए जिसकी वजह से आपको यहाँ पर सभी यूरोपियंस का अराइवल देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं कि अगर यूरोप इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहता है या अगर यूरोप से कोई व्यक्ति इंडिया आना चाहता है तो यस, उसके पास ऑप्शन अभी भी अवेलेबल हुआ करते थे। किस फॉर्म में? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर कोई यूरोप से इंडिया ट्रेवल करना चाहता है तो यस, वाया मेडिटेरेनियन सी भी ये यहाँ पर ट्रेवल कर सकता है। सेकेंड ऑप्शन था यहाँ पर थ्रू रेड सी, कि आप यहाँ पर रेड सी के थ्रू होते हुए भी इंडिया में एंटर कर सकते। बट ये जो टाइम पीरियड था पर्टिकुलरली 1450s वाला, क्या टाइम बताया मैंने आपको? 1450s। ये जो 1450s वाला टाइम पीरियड हुआ करता था, इस समय वर्ल्ड में कुछ चेंजेस हुए थे कि पर्टिकुलर यहाँ पर जो मिडिल ईस्ट वाला एरिया है, यहाँ पर ऑटोमन टर्क्स का इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था। ये पर्टिकुलर एरिया जो है वो एक टर्किश सुल्तान के थ्रू जो है यहाँ पर कॉन्कर या कैप्चर कर लिया गया। एंड उस टर्किश सुल्तान ने यहाँ पर बोला कि अब से अगर यूरोप इंडिया से साथ ट्रेड करना चाहता है तो वाया टर्की आपको यहाँ पर करना होगा। और ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो यहीं से शुरू होती है। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर आगे। जर्नी ऑफ डिस्कवरिंग इंडिया। तो हमने अभी तक यहाँ पर देखा कि यश क्या हुआ था इन 1453। यहाँ पर एक पर्टिकुलर एम्पायर था जिसका नाम आप देख पा रहे हैं कॉन्स्टेंटिनोपल। क्या नाम था? कॉन्स्टेंटिनोपल। इसी को ही बेजेंटाइन एम्पायर भी बोला जाता है। ये जो पर्टिकुलर एम्पायर हुआ करता था, इसे टर्किश सुल्तान महमद के द्वारा कॉन्कर कर लिया गया। अब भाई कोई नया रूलर आया है तो वो तो अपने अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन लाएगा, तो बिल्कुल। तो उसने बोला अब ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट के बीच में जो ट्रेड है वो कंप्लीटली एंड हो जाएगा। और अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको किसकी शर्तों पर ट्रेड करना होगा? तो टर्की की शर्तों पर करना होगा। ये तो यूरोपियंस के लिए बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी हो गई। रीज़न ये था कि ये वो टाइम पीरियड था जब इंडियन गुड्स की बहुत ही ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी। कैसे हुआ करती थी? तो यस, यूरोप में इस समय तक आप देखेंगे कि कुछ पर्टिकुलर रीजंस हैं, जिसमें फर्स्ट रीज़न में आपको देखने को मिलेगा लैंड अवेलेबिलिटी, कि अब उनके पास जो है वो ज़्यादा एरिया मौजूद हुआ करता था तो उन्होंने यहाँ पर ज़्यादा एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया। वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को यहाँ पर लगाना स्टार्ट कर दिया। जब ज़्यादा क्रॉप्स होंगी तो ज़्यादा फॉडर होंगे, ज़्यादा फॉडर होगा तो उस वजह से ज़्यादा एनिमल्स जो है वो यहाँ पर फीड हो पाएंगे। अब भाई ज़्यादा एनिमल फीड हो पाएंगे तो उससे ज़्यादा फ्लैश भी यहाँ पर जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब जब ज़्यादा मांस यहाँ पर प्रोड्यूस होगा तो वही इस चीज़ को कंज्यूम करते हैं। तो उस मांस को प्रिजर्व करने के लिए या कुक करने के लिए आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी दैट इज़ स्पाइसेस। तो आ गए हम यहाँ पर कंक्लूजन पर कि ऐसी क्या चीज़ थी जो इन्हें इंडिया से अट्रैक्ट कर रही थी। सो दैट वाज स्पाइसेस। स्पाइसेस अपने आप में एक ऐसा रीज़न हुआ करता था जिसके कारण सभी यूरोपियंस इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। तो यहाँ पर जब ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला ईस्ट और वेस्ट के बीच में जो ट्रेड है वो एंड हो रहा है, तो अब यहाँ पर एक नई साइकोलॉजी उभर कर आती है, दैट इज डिस्कवरी ऑफ इंडिया, कि कैसे भी कर कर हमें यहाँ पर इंडिया को डिस्कवर करना ही है। यूरोप में यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर इंडिया जाने का नया ट्रेड रूट डिस्कवर करेगा उसे किसी भी तरीके का अवार्ड या रिवॉर्ड यहाँ पर दिया जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे कि किस किसने इस चीज़ों की कोशिश करी थी एंड फाइनल सक्सेसफुल अटेम्प्ट यहाँ पर किसका रहा था। तो उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि देखो, हम बात कहाँ की कर रहे हैं? यूरोप की कर रहे हैं। अब यूरोप में आपको जो है डिफरेंट कंट्रीज़ देखने को मिलेगी। जब यहाँ पर कई सारे यूरोपियंस इस चीज़ की कोशिश कर रहे थे तो दो पर्टिकुलर देश हुआ करते थे जिनमें ज़बरदस्त टक्कर हुआ करती थी। वो देश कौन से थे? तो इसमें आपको फर्स्ट का नाम देखने को मिलेगा, दैट इज़ पोर्चुगल, एंड सेकंड अगर हम देखें तो स्पेन। ये दो कंट्रीज़ हुआ करती थी जो सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। तो आखिर क्या था इनके पास ऐसा जिसके कारण आपको ये लोग इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं? तो यस, इनके पास बहुत ही अच्छी नेवल सर्विसेज हुआ करती थी। इनके पास बहुत ही बढ़िया नेवी है, नेविगेशन फैसिलिटीज़ हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये तो ट्रेड रूट डिस्कवर करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे ही। तो आप देखेंगे यहाँ पर पोर्चुगल एंड सेकेंड वन इज स्पेन, इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो है एक तरीके की होड़ मच जाएगी कि इंडिया जाने का रास्ता पहले कौन डिस्कवर करेगा।
आगे देखते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो पोर्चुगल प्रिंस हुआ करता था जिसका नाम था प्रिंस हेनरी। क्या नाम था? प्रिंस हेनरी। तो ये जो पोर्चुगल प्रिंस हेनरी था ये तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड था इस चीज़ से कि कैसे इंडिया जाने का रास्ता पता चलेगा। तो दिन रात ये इसी बारे में सोचा करता था। अब चूंकि वो प्रिंस है तो वो खुद तो किसी शिप को लेकर जाने से रहा, तो उसने क्या करा, 1486 में एक पर्सन है जिसका नाम है बार्टोलोमियो डायस। क्या नाम है? बार्टोलोमियो डायस। तो इसने 1486 में बार्टोलोमियो डायस को इस चीज़ की जिम्मेदारी दी और बोला कि आप जाओ और जाकर इस इंडिया जाने का रास्ता जो है इसे डिस्कवर कीजिए। अब ये जो बार्टोलोमियो डायस नाम का व्यक्ति था इसने शुरुआत करी लिस्बन से। कहाँ से शुरुआत करी? लिस्बन से। ये देखो मैप में आपको यहाँ पर दिख रहा है। सो इसने शुरुआत करी यहाँ पर लिस्बन से एंड फाइनली इसने देखा कि इंडिया जाने का रास्ता जो है वो कैसे मिलेगा। तो लिस्बन से शुरुआत करी एंड इस तरीके से यहाँ से होते हुए ये यहाँ तक पहुँचा ही था और यहाँ पर ये स्टॉर्म के अंदर उलझ गया और इसी वजह से इसने साउथ अफ्रीका का जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है इस जगह को नाम दिया था कैप ऑफ स्टॉर्म। क्या नाम दिया था? कैप ऑफ स्टॉर्म। सो हमने यहाँ पर देखा फर्स्ट अटेम्प्ट किसका रहा है, तो वो रहा है बार्टोलोमियो डायस का। बार्टोलोमियो डायस जो है वो लिस्बन से निकला और इस तरीके से क्रॉस करते हुए कहाँ पहुँचा? साउथ अफ्रीका के सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट पर और इस जगह को उसने नाम दिया कैप ऑफ स्टॉर्म और बाद में इसी जगह का नाम चेंज होकर हुआ है कैप ऑफ गुड होप और प्रेजेंटली आप इसे केप टाउन के नाम से भी जानते हैं। बट क्या हुआ, ये तो आगे नहीं पहुंच पाया और मैंने आपको बताया ये तूफानों में उलझ गया था। तो यस बच्चों, जब ये यहाँ पर तूफान में उलझ गया तो इसकी शिप जो है वो थोड़ा आगे चली गई और इसे एक बात समझ में आ गई थी कि अगर हम यहाँ से साउथ अफ्रीका को क्रॉस करते हुए जाते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई रास्ता जो है वो मौजूद है, मतलब साउथ अफ्रीका के नीचे से होते हुए भी आप कहीं पर पहुँच सकते हैं। अब ये पहला अटेम्प्ट था, इसे तो ज़्यादा सक्सेस यहाँ पर नहीं मिली। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि भविष्य में 1492 में अभी मैंने आपको बताया था दो देश बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें एक है पोर्चुगल और दूसरा कौन है? स्पेन। तो स्पेन में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था फर्डिनेंड। क्या नाम था? फर्डिनेंड। तो किंग फर्डिनेंड जो हुआ करता था, इन्होंने एक इटालियन ट्रैवलर को स्पॉन्सर किया और बोला भाई जो तुम्हें चाहिए है मैं दूंगा, बदले में आपको एक काम करना है कि आपको एक नया ट्रेड रूट जो है वो डिस्कवर करना है। अब स्पेन में अगर हम देखें तो एक पर्सन था जिसका नाम था कोलंबस। उस कोलंबस नाम के व्यक्ति ने बोला कि मेरे पास एक आइडिया है कि अर्थ कैसी है? गोल है। तो अगर हम यूरोप से वेस्टर्न डायरेक्शन में निकल जाते हैं तो कहीं ना कहीं घूम कर हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं, तो क्यों किसी दूसरे डायरेक्शन में जाना। तो चलो शुरुआत करते हैं हम वेस्टर्न डायरेक्शन से। तो यहाँ पर जो कोलंबस नाम का व्यक्ति था इसने यह आइडिया दिया कि अर्थ गोल है तो हम ऐसे वेस्टर्न डायरेक्शन में निकलेंगे और घूम कर ईस्ट में आ जाएंगे और हो सकता है हमें इंडिया जाने का ट्रेड रूट यहाँ पर मिल जाए। बट जब इसने इस तरीके से शुरुआत करी तो ये यहाँ पर जो है इंडिया तो नहीं पहुँचा, बट आप देख सकते हैं कि यूरोप के वेस्ट में अगर आप जाएंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे? तो आप पहुँच जाएंगे नॉर्थ अमेरिका। और यही हुआ कि ये वेस्टर्न डायरेक्शन में निकला और ये यहाँ पर बहामास आइलैंड में पहुँच जाता है और वहाँ जाकर इसने देखा कि ये तो एक नई दुनिया है और उस जगह को इसने नाम दिया न्यू वर्ल्ड। तो जो आज की डेट में आप देखते हैं नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका, इसका पुराना नाम हुआ करता था न्यू वर्ल्ड। एंड इसने वहाँ के लोगों को नाम दिया रेड इंडियंस। क्यों? इसे तो लगा था कि मैं इंडिया को डिस्कवर करने निकला हूँ। तो कोलंबस इस तरीके से हमारे इंडिया को ढूंढने निकला था और पहुँच कहाँ गया था? अमेरिका। यहाँ तक सभी चीज़ें क्लियर? ठीक है। सो ये हमने यहाँ पर किसका अटेम्प्ट देखा? कोलंबस का। बहामास आइलैंड ये पहुँच गया और वहाँ के लोगों को इसने क्या नाम दिया? रेड इंडियंस। आने वाले समय में इसके बाद कुछ लोगों ने यहाँ पर और एफर्ट्स लगाए, जिसके चलते आप देखेंगे एक इटालियन ट्रैवलर हुआ करते थे जिनका नाम था एमरिगो वेस्पुसी। तो ये जो पर्टिकुलर पर्सन थे, इन्हें एक चीज़ पता थी कि यस वेस्ट में कहीं ना कोई रास्ता ज़रूर है। तो इन्होंने भी कोलंबस को ही फॉलो करा और ये भी सिमिलर डायरेक्शन में निकल जाते हैं। अब जब ये निकलेंगे तो इन्हें भी वही न्यू वर्ल्ड मिला एंड इनके नाम पर ही देखेंगे आप भविष्य में नॉर्थ अमेरिका का नाम दिया गया एंड साउथ अमेरिका का नाम यहाँ पर दिया गया। तो यहाँ तक हमने देखा कि ये लोग जो है वेस्टर्न डायरेक्शन में पहुँच गए, बट अभी तक यहाँ पर किसी को भी सक्सेस नहीं मिली है इंडिया को डिस्कवर करने में। फाइनली आप देख पा रहे हैं 20 मई 1498 ये सबसे डिसाइसिव डेट रहती है। इस पर्टिकुलर डेट को एक पोर्चुगीज ट्रैवलर यहाँ पर एफर्ट लगाता है और उसे एक बात समझ में आई थी
कि अगर मैं साउथ अफ्रीका के सदर्न वाले पोर्शन से होते हुए जाऊंगा तो शायद मैं इंडिया को डिस्कवर कर सकता हूँ। तो ये पहल करी थी यहाँ पर पोर्चुगीज ट्रैवलर जिसका नाम है वास्को डी गामा। सो पोर्चुगीज ट्रैवलर वास्को डी गामा ने इस चीज़ की शुरुआत करी एंड इस तरीके से पोर्चुगल से निकले एंड यहाँ पर अटलांटिक ओशियन को क्रॉस करते हुए कैप ऑफ गुड होप पहुँचे एंड फाइनली फिर आप देखेंगे यहाँ पर इन्हें कुछ इंडियन शिप्स वगैरह नज़र आई एंड उनसे इन्होंने यहाँ पर कांटेक्ट करा एंड उनकी हेल्प से ये फाइनली इंडिया में कैलीकट में पहुँचते हैं। तो हमने देखा फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट यहाँ पर किसका रहा, वास्को डी गामा का। किस पर्टिकुलर डेट पर उन्होंने इंडिया की डिस्कवरी करी थी, 28 मई 1498। सो हमने देखा कैप ऑफ गुड होप को होते हुए वो कहाँ पर पहुँचा, मालिंदी। और मालिंदी में भी एक पर्टिकुलर जगह है जिसका नाम है केन्या और वहाँ पर एक गुजराती मर्चेंट के साथ इनका मेल मिलाप होता है और वो हेल्प करते हैं इन्हें इस तरीके से इंडिया पहुँचने में। और पहली जगह जहाँ पर ये पोर्चुगीज ट्रैवलर पहुँचा उसका नाम था कैलीकट। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे पोर्चुगीज़ ने यहाँ पर डिस्कवरी करी इंडिया की एंड पहली जगह जो उन्हें मिली थी उसका नाम क्या था, कैलीकट। और ये डिस्कवरी किसने करी थी, वास्को डी गामा ने। तो इस तरीके से अब वास्को डी गामा यहाँ आ गया है भाई, वो यहाँ पर कुछ साल रहेगा एंड फिर लौटेगा। तो वहाँ जाकर वो सभी को बताएगा कि इंडिया का रास्ता पता चल चुका है, जिसके चलते अब डिफरेंट लोग जो हैं वो यूरोप से इंडिया में ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आएंगे, जिसमें कुछ नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट सक्सेस यहाँ पर किसे मिली, पोर्चुगीज़ को। तो यूरोपियंस के एडवेंट में आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो आए उनका नाम क्या था, पोर्चुगीज़। पोर्चुगीज़ मतलब मैं किस पर्टिकुलर कंट्री की बात कर रही हूँ, सो पोर्चुगीज़ मतलब ये कहाँ से आए हैं, पोर्चुगल से आए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको देखने को मिलेंगे डच। डच अगर मैं बात करूं तो ये मेनली आए हैं नीदरलैंड वाले एरिया से, या इसी को आप हॉलैंड भी बोल सकते हैं। थर्ड नंबर पर आपको देखने को मिलेंगे ब्रिटिशर्स, पर्टिकुलरली ब्रिटेन वाले एरिया से। देन हम बात करेंगे डेन्स, जो आप बोल सकते हैं डेनमार्क। एंड एट लास्ट जो यूरोपियन यहाँ पर आएंगे वो रहेंगे फ्रेंच। इन किस पर्टिकुलर कंट्री से यहाँ पर आएंगे, सो दैट इज फ्रांस। सो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में बच्चों आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, किसके बाद कौन आया। तो फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट किसका रहेगा, पोर्चुगीज़ का। एंड एक स्पेशल फैक्ट और याद रखिए कि सबसे पहले आने वाले यूरोपियंस भी यही थे और सबसे लास्ट में जाने वाले यूरोपियंस भी यही रहेंगे। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद में इन लोगों का यहाँ से जाना होगा। एंड अगर हम बात करें सबसे आखिरी में आने वाले यूरोपियंस कौन हैं, तो उसमें नाम किसका आएगा, फ्रेंच का। और इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, किस पर्टिकुलर कंट्री से यहाँ आए थे इस मैप में आप इजीली देख पा रहे हैं। इसके साथ ही आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है कि अगर आप घर बैठे एमपीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो परसिवरेंस आईएएस लेकर आया है आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका, जिसके चलते आप हमारे पर्टिकुलर एप्लीकेशन परसिवरेंस आईएएस को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। कोर्स की वैलिडिटी रहेगी 1 ईयर। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में यह आपके लिए अवेलेबल है, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाएगी। अब हमने टॉपिक स्टार्ट किया है एडवेंट, तो 1 बाय 1 हम यहाँ पर सभी के साथ डील करेंगे। तो फर्स्ट आपको यहाँ पर जो दिख रहे हैं उनका नाम है पोर्चुगीज़। तो थोड़ी देर पहले ही हमने देखा कि यहाँ पर कौन आया था, वास्को डी गामा। और किस जगह पर आया था, तो कैलीकट नाम की जगह पर आया था, जो कि केरला में आपको देखने को मिलेगी। अब ये यहाँ पर आया तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर कोई ना कोई पर्टिकुलर रूलर तो पहले से रूल कर ही रहा होगा। तो यस, पोर्चुगीज़ की तरफ से आप यहाँ पर देखेंगे कि जब वो कैलीकट में पहुँचे तो उन्होंने देखा कैलीकट में एक डायनेस्टी ऑलरेडी रूल कर रही है और वहाँ पर जो हेड होता है उसे एक पर्टिकुलर नाम से बुलाया जाता है और उसे बोला जाता है सुथानुथी। तो ये जो पर्टिकुलर साउथ इंडिया वाला एरिया था, यहाँ पर हेड को किस नाम से बुलाते थे, सुथानुथी के नाम से बुलाया जाता था। एंड इन्होंने अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज में हेड ऑफ द स्टेट को या जो भी हेड होता है उसे जमोरिन नाम दिया था। क्या नाम दिया था, जमोरिन। सो आप देखेंगे इनके अकॉर्डिंग जो कैलीकट वाला रूलर है उसका नाम क्या है, जमोरिन। अब हम यहाँ पर देखेंगे पोर्चुगीज़ के बारे में कि जब यहाँ पर वास्को डी गामा आया तो उसने देखा कि इस पर्टिकुलर एरिया में
कुछ लोग पहले से ही ट्रेड कर रहे हैं। वो लोग कौन हैं? तो उसे समझ में आया कि पास में ही यहाँ पर अरेबियंस भी मौजूद है और वो जो अरब्स हैं उनका यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दबदबा है एंड बाय कास्ट दे आर मुस्लिम्स। तो पोर्चुगीज़ जो हैं वो हमेशा ही मुस्लिम्स को बहुत ही ज़्यादा डिसलाइक करेंगे। तो उसी के चलते वास्को डी गामा यहाँ पर ज़मोरिन से बात भी करता है कि आप अरब ट्रेवलर्स को यहाँ से हटा दीजिए, उन्हें इस चीज़ की परमिशन मत दीजिए ट्रेड करने की। और ज़मोरिन इस बात से एग्री नहीं होता है। एज ए रिजल्ट भविष्य में आप देखेंगे यहाँ पर कि पोर्चुगीज़ जो रहते हैं वो पर्टिकुलर कैलिकट वाले एरिया में फोर्सफुली अपने यहाँ पर 3 सेटलमेंट जो हैं वो बनाते हैं। वो 3 जगह आपको याद रखनी है जिसमें आपको नाम देखने को मिलेगा कैलिकट, कोचिन एंड कैनानोर। सो पहला सेटलमेंट इनका इंडिया में कहाँ बना था? कैलिकट में। सेकेंड नाम मैंने आपको बताया कोचिन और थर्ड नाम हमने यहाँ पर देखा है कैनानोर। सो वास्को डी गामा जब इंडिया में आया तो इन 3 जगह पर वो अपना फोर्सफुल सेटलमेंट इस्टेब्लिश कर लेता है एंड फाइनली 1503 में वो पोर्चुगल रिटर्न लौट जाता है। वहाँ रिटर्न लौटता है और वहाँ जाकर सभी को बताता है कि अब हम यहाँ पर ईजिली ट्रेड वगैरह कर सकते हैं एंड एट लास्ट आप देखेंगे इनकी कंपनी यहाँ पर आती है एंड धीरे धीरे कर अलग अलग जगहों पर इनके सेटलमेंट्स बनाए जाते हैं। सो 3 सेटलमेंट हमने यहाँ पर केरला में देखे। इस मैप में भी आप इजीली देख सकते हैं, दैट इज कोचिन, कैलिकट एंड कैनानोर। तो नॉट ओनली दिस पर्टिकुलर पोर्शन, आने वाले समय में इनका एरिया एक्सपांशन और ज़्यादा होगा। फिर आप देखेंगे ये बॉम्बे वाले एरिया में पहुंच जाएंगे एंड वहाँ पर 3 जगह देखने को मिलेगी जिसमें आप देखेंगे बॉम्बे, सेल्सिट एंड बसिन। ये तीनों जगह यहाँ मेंशन है, बॉम्बे, सेल्सिट एंड बसिन। लेटर ऑन फिर यहाँ पर गुजरात वाला जो एरिया रहेगा नॉर्थ में, उसमें भी आप देख पाएंगे सूरत, भावनगर, दमन दीव एंड गुजरात कोस्ट। तो इस तरीके से एरिया का एक्सपांशन हुआ और भविष्य में चिटगोंग, सतगांव एंड हुगली। तो अभी तक की क्लास में हमने ये देखा कि पोर्चुगीज एक कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं जिसका नाम रहता है एस्टाडो डी इंडिया कंपनी। इस कंपनी का फॉर्मेशन होता है 1500 AD में एंड ऑफिशियली ये लोग इंडिया में एंट्री लेते हैं और धीरे धीरे कर कर अपने सेटलमेंट्स यहाँ स्टैब्लिश करते। तो 1 बाय 1 हम इन सेटलमेंट को यहाँ पर फिल करते हैं, जिसमें केरला में आपको फर्स्ट सेटलमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसमें 3 जगह अभी हमने यहाँ पर देखी, जिसमें फर्स्ट रहेगा आपका कैलिकट, सेकंड हम मेंशन कर सकते हैं कोचिन एंड थर्ड विल बी कैनानोर। सो केरला में कैलिकट, कोचिन एंड कैनानोर। आने वाले समय में भविष्य में महाराष्ट्र वाला पोर्शन, महाराष्ट्र में आपको जगह देखने को मिलेगी जिसमें 3 जगह हैं, बॉम्बे, सेल्सेट एंड थर्ड वन विल बी बसिन। तो इस तरीके से महाराष्ट्र वाला एरिया हो गया, नीचे आपका केरला वाला एरिया हो गया। फिर ऊपर गुजरात में जाएंगे तो यस यहाँ पर भी इनके सेटलमेंट्स रहेंगे। गुजरात में आपको देखने को मिलेगा दमन एंड दीव, सूरत एंड भावनगर। तो अभी तक आपने देखा 3 जगह पर इनके सेटलमेंट जो हैं वो ड्रॉ हो चुके हैं एंड फोर्थली आप यहाँ पर देख पाएंगे बंगाल वाले रीजन में। तो यस, बंगाल वाले पर्टिकुलर पोर्शन में भी आपको इनके कुछ पर्टिकुलर सेटलमेंट्स देखने को मिलेंगे जिसमें जगह रहेगी चिटगोंग, सतगांव एंड हुगली। तो ये वो जगह हुआ करती थी जहाँ पर इन्होंने अपने सेटलमेंट्स को इस्टेब्लिश करा, अलग अलग जगह पर फैक्ट्रीज को ओपन किया एंड फाइनली लेटर ऑन जब ये यहाँ के रूलर्स से फाइट करना स्टार्ट करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिस जगह को ये जीतेंगे उसका नाम रहेगा गोवा। सो 1510 में यहाँ मेंशन कर देती हूँ मैं कि 1510 में यहाँ पर एक रूलर हुआ करता था जिसका नाम था आदिल शाह। बीजापुर डायनेस्टी, जो बीजापुर पर्टिकुलर रूलर था, बीजापुर के रूलर का नाम है आदिल शाह और 1510 में इन्होंने इससे लड़कर एक एरिया कैप्चर किया जिसका नाम क्या था? गोवा। तो अब आपको इस मैप के थ्रू ये याद रखना है कि पोर्चुगीज़ के सेटलमेंट इंडिया में कहाँ कहाँ हुआ करते थे एंड गोवा जो है वो भी एक समय में बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए उनकी कॉलोनी यहाँ पर रह चुका है। अब भाई कंपनी का फॉर्मेशन हो चुका है एंड उन लोगों को एक चीज़ समझ में आ गई है कि वहाँ पर अरब ट्रैवलर्स पहले से हैं तो किसी ना किसी को यहाँ पर एक ऑथोरिटेटिव रूप में भेजना होगा, जिसके चलते डिफरेंट गवर्नर जो हैं वो इंडिया में एंट्री लेते हैं। पोर्चुगीज़ गवर्नर में आपको फर्स्ट गवर्नर जो है वो देखने को मिलेगा फ्रांसिस्को डी एल्मेडा। क्या नाम है इसका? फ्रांसिस्को डी एल्मेडा। ये जो पर्टिकुलर गवर्नर हुआ करता था फ्रांसिस्को डी एल्मेडा, इसने एक पॉलिसी ड्रॉ करी थी जिसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी।
अब ब्लू वाटर पॉलिसी की मैं अगर बात करूं तो इसका मेन मोटो क्या है, तो आप देख पाएंगे कि इंडिया का जो ये मैप है इसमें आपको तीनों साइड से वाटर देखने को मिलेगा। तो ये पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव यही हुआ करता था कि कैसे भी कर जो यहाँ पर ओशियन वाला एरिया दिख रहा है इसमें खुद का डोमिनेंस इस्टेब्लिश करना है और इसमें जितना ज़्यादा एरिया एक्सपांशन आप कर सकते हैं उसे करना है। तो पोर्चुगीज़ जो हैं उसमें फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये पॉलिसी लेकर आया जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी नाम दिया गया और इसमें सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया और उस सिस्टम को बोला गया कार्टेज सिस्टम। कार्टेज सिस्टम क्या था ये कार्टेज सिस्टम? तो ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ आपके लिए, पास या फिर एंट्री सिस्टम। देखो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि पोर्चुगीज़ को यहाँ पर दूसरे जो भी ट्रैवलर्स थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, ट्रेडर्स पसंद नहीं थे। तो उसी के चलते पोर्चुगीज़ एक नया सिस्टम लेकर आए जिसे बोला गया कार्टेज सिस्टम। ये कार्टेज सिस्टम में ये था कि अगर इस पर्टिकुलर ओशियन वाले एरिया में किसी को भी अपना जहाज या शिप लेकर जानी है तो उन्हें पोर्चुगीज़ की परमिशन लेनी होगी और अगर वो परमिशन नहीं लेते हैं तो पोर्चुगीज़ की जो शिप होती थी उस पर एक कैनन को यहाँ पर अपॉइंट करा जाता था, जिसके चलते कोई भी दूसरा जहाज अगर यहाँ दिखता था तो उसे सीधे यहाँ पर उड़ा दिया जाता था। तो यही था कार्टेज सिस्टम कि अगर आपके पास पोर्चुगीज़ की परमिशन है देन ओके, अदरवाइज आप लोगों को उस ओशियन में अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पर अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी एंड फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पॉलिसी लेकर आया जिसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। अब ऐसे करके धीरे धीरे इन्होंने यहाँ पर ओशियन वाले एरिया में अपना कब्जा तो स्टार्ट कर दिया, बट जब यहाँ पर ये पर्टिकुलर गवर्नर रिप्लेस होगा तो एक नया गवर्नर आएगा और इसका नाम रहेगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये सेकंड फोटोग्राफ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और ये किसका है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क का। अब जब अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया तो इसने भी यहाँ पर कुछ चेंजेस करने की कोशिश करी, जिसके चलते इसने ये देखा कि मुझे कोई नया एरिया एक्सप्लोर करना होगा। अगर मैं यहाँ पर कैलिकट कोचिन कैनान में ही बैठा रहूँगा तो काम नहीं बन पाएगा, तो मैं क्या करूं? तो आप देखेंगे कि इसकी जो सबसे मेजर अचीवमेंट है, इसने 1510 में गोवा नाम का पर्टिकुलर एरिया जो है वो कैप्चर कर लिया था बीजापुर सुल्तान से। और बीजापुर में उस समय कौन रूल कर रहे थे? तो आदिल शाह यहाँ पर रूल कर रहे थे। सो आदिल शाह के साथ इनकी फाइट होती है एंड गोवा वाला पर्टिकुलर एरिया अब किसके अंडर में आ जाएगा? तो यहाँ पर पोर्चुगीज़ के अंडर में आ जाएगा। गोवा को जीतने के पीछे कई और रीजंस भी हुआ करते थे, जिसके चलते सबसे पहले तो गोवा में आपको नेचुरल पोर्ट देखने को मिलेंगे। तो मेंशन कर लेते हैं हम यहाँ पर नेचुरल पोर्ट एज वेल एज फोर्ट्स भी लिख देती हूँ मैं। तो यहाँ पर ये एक मेजर रीज़न हुआ करता था जिसके कारण ये गोवा वाली टेरिटरी को कैप्चर करना चाहते थे एंड फाइनली इन्हें इसमें सक्सेस भी मिली। सो अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है वो ये पॉलिसी लाया एंड इसके चलते गोवा तो कैप्चर हुआ ही, साथ ही साथ उसने अपने लोगों को कुछ प्लान्स और समझाए। उसने बोला सिर्फ एरिया कैप्चर करने से काम नहीं चलेगा, हमें यहाँ पर रिलीजियसली भी इंटरफेरेंस करना होगा। और वो कैसे हो पाएगा? तो जितने भी इंडियंस हैं जो भी आपको इस एरिया में दिखते हैं, पोर्चुगीज़ को उनके साथ शादी करनी होगी एंड उनसे बच्चे होने चाहिए। तो भविष्य में आने वाली जनरेशन भी कौन होंगी? पोर्चुगीज़ ही होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने सोसाइटी में भी इंटरफेरेंस किया, लोगों से शादियाँ वगैरह करना स्टार्ट करी एंड मेजर रूप से इन्होंने अपने रिलीजन को फैलाने की भी कोशिश करी। तो ये हुआ अबाउट अल्फांसो डी अल्बुकर्क। थर्ड गवर्नर आएगा जिसका नाम रहेगा नेनो डी कुन्हा। ये थर्ड पिक्चर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। नेनो डी कुन्हा के बारे में अगर हम बात करें तो इसके टाइम पीरियड का जो मेजर इवेंट है, तो जो अभी तक पोर्चुगीज़ का हेडक्वार्टर हुआ करता था दैट वाज कोचिन, और कोचिन से अब वो हेडक्वार्टर कहाँ शिफ्ट हो चुका था? गोवा में। एज वेल एज 1556 में पहली प्रिंटिंग प्रेस भी सेटअप करी गई थी गोवा में इसी के टाइम पीरियड में। तो पोर्चुगीज़ से रिलेटेड हमने सबसे पहले मेजर सेटलमेंट्स पढ़े, कौन सबसे पहले आया वो देखा, सभी गवर्नर्स के नाम देखे, किसकी क्या पॉलिसी थी यहाँ पर वो भी हमने कंप्लीट किया। साथ ही साथ पोर्चुगीज़ से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी हैं। कई सारे क्रॉप्स का इंट्रोडक्शन इन्होंने किया है, जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं टोबैको, चिली, मैज, या फिर उसके अलावा हम देखें तो पोटैटो वगैरह, ये सब भी किसने इंट्रोड्यूस करा है? पोर्चुगीज़ के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये यहाँ पर आ चुके हैं और इस समय हमारे यहाँ पर रूल चल रहा था मुगल्स का। तो मुगल्स के टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि क्या हुआ है इनके साथ। तो जब शाहजहां का रूल रहेगा तो उस समय में पोर्चुगीज़ जो है उन्हें बंगाल से एक्सपेल कर दिया जाएगा और उखाड़ फेंका जाएगा। पैरेलली जब मराठास का टाइम पीरियड रहेगा तो जो पेशवा बाजीराव फर्स्ट रहता है उसने इनसे बसीन और सेलसट वाले एरिया जो है उन्हें रिटर्न ले लिया था।
अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो पोर्चुगीज जो हैं इनके इंडियंस के साथ बार बार जो है कन्फ्रंटेशन हो रहे थे, एज वेल एज ब्रिटिशर्स के साथ भी बहुत ज़्यादा फाइट हो रही थी। सो एक पर्टिकुलर समय आता है जब ब्रिटिशर्स इन्हें बहुत ही बुरी तरीके से हरा देते हैं एंड पोर्चुगीज को कुछ लिमिटेड एरिया में छोड़ दिया जाता है, जिसमें 3 एरिया के नाम आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, गोवा, दीव एंड दमन, और ये यहीं पर सीमित रह जाते हैं एंड 1961 तक ये यहीं पर कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि पोर्चुगीज लास्ट यूरोपियन थे इंडिया से जाने वाले। फाइनली इन्हें इंडियन गवर्नमेंट एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाती है जिसका नाम है ऑपरेशन विजय, और इसमें मिलिट्री एक्शन के थ्रू 1961 में इन्हें इंडिया से हटा दिया जाता है। सो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में पहला हमने किसे कंप्लीट करा, पोर्चुगीज को, उनकी सभी पॉलिसीज देखी। अब जब पोर्चुगीज यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा रहे थे, जब वास्को डी गामा यहाँ पर आया था और जो कुछ भी सामान वो यहाँ से खरीद के ले गया था, जब उसने उसे यूरोप में जाकर बेचा तो उसने कम से कम 60 to 70% प्रॉफिट यहाँ पर अर्न करा था, और ये चीज़ वहाँ पर सभी देख रहे थे। और इसी के चलते यहाँ पर नेक्स्ट यूरोपियन जो इंडिया में एंट्री लेंगे वो होंगे डच। अब डच का क्या सीन है, तो याद करो जब मैंने आपको शुरू में बताया कि यूरोप में 2 लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा होड़ मची हुई थी, जिसमें पहले थे पोर्चुगीज और दूसरे थे स्पेन। अब अगर मैं बात करूं डच की, जो कि नीदरलैंड या हॉलैंड वाले रीजन को यहाँ पर बिलोंग करते, तो इनिशियली ये लोग स्पेन की कॉलोनी हुआ करते थे, और ये टाइम आते आते स्पेन से ये लोग फ्री हो चुके थे। अब भाई नई नई इंडिपेंडेंस मिली है तो ये भी अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो डच कंपनीज ने भी यहाँ पर डिसीजन लिया कि हम भी इंडिया में जाएंगे और ट्रेड करेंगे, और उसी के चलते आप देखेंगे एक कंपनी का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम रहता है डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड फाइनली ये इंडिया में एंट्री लेते हैं 1602 में। देखो थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि 1498 में वास्को डी गामा इंडिया में आया एंड 1500 में इन लोगों ने अपनी कंपनी का फॉर्मेशन किया और पोर्चुगीज इंडिया में सेटल हो गए। तो 1500 में तो पोर्चुगीज आ चुके थे, और हम देख रहे हैं डच जो है वो इंडिया में एंट्री कब लेंगे, 1602 में। मतलब करीबन 100 सालों का डिफरेंस जो है वो यहाँ पर आ चुका है। तो 100 सालों में उन्होंने अपना कुछ ना कुछ डोमिनेंस तो स्टैब्लिश किया ही होगा, तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर। सो आप देखेंगे कि डच एंड पोर्चुगीज जो हैं वो शुरुआत में एक दूसरे के बहुत ही बड़े कट्टर दुश्मन रहेंगे, और डच यहाँ पर पोर्चुगीज को बहुत बुरी तरीके से मलाय आर्किपेलागो वाले एरिया में हरा भी देते हैं। एंड इसके नाते ही आपको भविष्य में देखने को मिलेगा कि जब डच यहाँ पर आएंगे तो पोर्चुगीज के साथ भी उनकी कई सारी फाइट्स यहाँ पर होती है। ऑल्दो डच के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। जैसे पोर्चुगीज ने अपना फर्स्ट सेटलमेंट कहाँ करा था, कैलिकट में करा था। तो वहीं अगर हम बात करें डच की, तो डच जो हैं वो वेस्टर्न कोस्ट में इंगेज नहीं होंगे। आपको देखने को मिलेगा कि उनकी फर्स्ट फैक्ट्री 1605 में ओपन होगी, और वो कहाँ पर होगी, मछलीपट्टनम में। ये जो मछलीपट्टनम वाला एरिया है ये आता है आंध्र प्रदेश में, और 1605 में इनकी फर्स्ट फैक्ट्री ओपन होती है यहीं पर आंध्र प्रदेश। आने वाले समय में ये अपने सेटलमेंट्स को और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट सेटलमेंट देखने को मिलेगा आपको निज़ामपट्टनम, गुंटूर, वही आंध्र प्रदेश, एंड भीमली, ये भी आता है आंध्र प्रदेश में। सो आंध्र प्रदेश वाला एरिया जो है वहाँ से इनकी शुरुआत हुई। भविष्य में ये उड़ीसा की तरफ जाएंगे, उड़ीसा में जगह रहेगी जिसका नाम रहेगा बालासुर। फिर और नॉर्थवर्ड मूव करेंगे तो फिर बंगाल, बंगाल में जगह रहेगी चिनसुरा, एंड देन साउथ में नागपट्टनम नाम की जगह रहेगी यहाँ पर तमिलनाडु में, एंड पुलिकट जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बॉर्डर पे आता है। तो ये डचेस से रिलेटेड यहाँ पर सेटलमेंट्स है जो कि आपको याद रखने हैं कि पहला सेटलमेंट इनका कहाँ हुआ है, मछलीपट्टनम। 1690 में आप देखेंगे कि जो डच सेटलमेंट है वो फाइनली यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, और कहाँ से कहाँ शिफ्ट होते हैं, तो पुलिकट से शिफ्ट हो जाते हैं नागपट्टनम में। सो हेडक्वार्टर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको याद रखनी है। तो कहाँ पर डच आए, किस कंपनी के फॉर्म में आए, कहाँ कहाँ पर उन्होंने अपने सेटलमेंट्स ओपन करे, हमने ये देखा। फाइनली आप देखेंगे 1759 एक ऐसा डिसाइसिव ईयर रहता है जब यहाँ पर फाइट्स होने लगती है बिटवीन डच एंड ब्रिटिशर्स। रीजन बीइंग कि अभी तक ब्रिटिशर्स की भी एंट्री यहाँ पर हो जाती है। तो अब इंडिया में 2 पार्टीज नहीं रही है, दैट इज पोर्चुगीज एंड डच, बट अब 3 हो चुके हैं, जिसमें आप देखेंगे पोर्चुगीज, डच एंड ब्रिटिशर्स। एंड 1759 में इनके वॉर होने लगे थे ब्रिटिशर्स के साथ, जिसके चलते मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल होगा जिसका नाम रहेगा बैटल ऑफ बेदरा। एंड बैटल ऑफ बेदरा किन 2 पार्टीज के बीच में होता है, तो बिटवीन डच एंड ब्रिटिशर्स।
एंड ये फाइनल बैटल रहता है जिसमें डच को बुरी तरीके से हरा दिया जाता है, उनके जो एरियाज़ हैं वो ब्रिटिशर्स के द्वारा कैप्चर कर लिए जाते हैं एंड डच को कम्प्लीटली इंडिया से यहाँ पर एक्सपेल कर दिया जाता है। तो डच जो है उनका अराइवल यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्टी आपको यहाँ पर पढ़नी है जिनका नाम है ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स का क्या बैकग्राउंड है, तो देखिए हमने देखा कि पोर्चुगीज़ जब इंडिया में आए तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर अर्न कर रहे थे। बिल्कुल, उनके जहाज़ यहाँ से खूब सारा माल और पैसा ले लेकर जो है यूरोप में जाते थे। तो उसी के चलते एक पोर्चुगीज शिप इंडिया से रिटर्न हो रहा था टूवर्ड्स पोर्चुगल, और इसी बीच यहाँ पर एक सी पायरेट की नज़र पड़ जाती है और उस जहाज़ को कम्प्लीटली लूट लेते हैं। और उसी जहाज़ के अंदर जो है इंडिया का पूरा का मैप वगैरह डिज़ाइन रहता है कि कहाँ पर कौन से सेटलमेंट्स है, कहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इंडिया जाने का ट्रेड रूट किस तरीके से यहाँ पर है। एंड उसी के चलते यहाँ पर शुरुआत होती है ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स की अगर मैं बात करूँ तो यस, ये जो टाइम पीरियड था वहाँ पर उस समय रानी हुआ करती थी जिनका नाम था क्वीन एलिजाबेथ। तो ब्रिटेन में कौन बैठी है? रानी, जिनका नाम है क्वीन एलिजाबेथ। और हमारे यहाँ इंडिया में उस समय आपको पैरेलली रूल देखने को मिलेगा अकबर का। किसका रूल देखने को मिलेगा? अकबर का। तो इनका आना तो हुआ था अकबर के टाइम पीरियड में, बट जब तक इन्होंने इंडिया में एंट्री ली और लैंग्वेज वगैरह सीखी, जब तक अकबर जा चुका था और अकबर यहाँ पर रिप्लेस हो गया था बाय जहांगीर। तो हमने देखा कि 1600 का ये टाइम पीरियड है और ब्रिटेन में वहाँ पर आपको रानी देखने को मिलेंगी जिनका नाम रहेगा क्वीन एलिजाबेथ। अब जब सभी जाकर वहाँ पर प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उसी के चलते वहाँ पर कुछ लोग जो है वो रानी से रिक्वेस्ट करते कि हम भी इंडिया जाना चाहते। और यस, उसी के चलते यहाँ पर 1600 में जो क्वीन एलिजाबेथ रहती है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्या बोला मैंने आपसे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर 15 ईयर्स की मोनोपोली देती है कि जाइए और जाकर आप ईस्टर्न साइड पर ट्रेड कर सकते हैं। नॉट ओनली इंडिया, ईस्ट की इनको यहाँ पर जो है वो मोनोपोली दी गई थी चार्टर एक्ट के द्वारा। तो फाइनली 1600 में यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ। 15 साल की मोनोपोली उन्हें मिल चुकी है। एंड उसके पहले 1599 में यहाँ पर एक व्यक्ति इंडिया विजिट करने आया था जिसका नाम था जॉन मिल्टन हॉल, और यहाँ पर सब चीज़ें देखकर वो गया। 1600 में कंपनी का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया है। परमिशन किसने दी है? क्वीन एलिजाबेथ ने दी है। किसके टाइम पीरियड में दी है? अकबर के टाइम पीरियड में दी है। अब 15 साल की मोनोपोली इन्हें मिल चुकी है कि जाओ जाकर ट्रेड करो, बट इंडिया में इन्हें किसी न किसी से परमिशन तो लेनी पड़ेगी। तो यस, उसी के चलते 1608 में जिस व्यक्ति ने यहाँ पर एंट्री ली, जिसका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंटली एग्जाम्स में पूछा जाता है कि वो पहला ब्रिटिशर जो जहांगीर के कोर्ट में परमिशन मांगने आया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है वो फाइनली इंडिया में एंट्री लेता है। वो परमिशन लेने आता है कि क्या मैं यहाँ पर सूरत वाले एरिया में ट्रेडिंग कर सकता हूँ। बट आप देख रहे हैं कि जब तक ब्रिटिशर्स ने एंट्री ली है 1608 में, तब तक यहाँ पर ऑलरेडी 2 यूरोपियंस मौजूद हैं, जिसमें मोस्ट इन्फ्लुएंशियल यूरोपियंस की मैं अगर बात करूँ तो उनका नाम रहेगा पोर्चुगीज़। भाई पोर्चुगीज़ जो है वो ब्रिटिशर्स के दुश्मन तो रहेंगे ही, बट साथ ही साथ आप देखेंगे कि वो मुगल्स के बहुत क्लोज हुआ करते थे। एंड उसी के चलते पोर्चुगीज़ ने यहाँ पर जहांगीर को समझा दिया था कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, इन्हें परमिशन देने की ज़रूरत नहीं है। और यही हुआ कि जब कैप्टन विलियम हॉकिंस ने यहाँ पर प्रपोजल रखा जहांगीर के सामने कि मैं सूरत में फैक्ट्री ओपन रख सकता हूँ क्या, तो जहांगीर ने इस चीज़ के लिए उन्हें बिल्कुल भी परमिशन नहीं दी। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कुड नॉट गेट परमिशन नहीं मिली, तो फिर आके भविष्य में परमिशन कैसे मिलेगी? तो वो परमिशन ऐसे मिलेगी कि यहाँ पर कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है वो हार नहीं मानेगा, वो जहांगीर के कोर्ट में बना रहेगा और हर तरीके से यहाँ पर जहांगीर को खुश करने की कोशिश करेगा। नो मैटर वो किसी तरीके की यूरोपियन स्पेशल वाइन हो या फिर ड्राई फ्रूट्स हो, कोई भी चीज़ हो जो जहांगीर को ऑफर करी जाती है, और दिन पे दिन उसे यहाँ पर खुश करने की कोशिश करी जाएगी। अब परमिशन तो यहाँ पर मिल नहीं रही है। फाइनली 1611 का टाइम पीरियड आएगा जब एक मुगल गवर्नर जो कि सूरत में अपॉइंट हुआ करता था, वो एक और ब्रिटिशर जिनका नाम है कैप्टन मिडल्टन को परमिशन दे रहा है सूरत में ट्रेड करने की। माइंड माय वर्ड्स, अभी इनको यहाँ पर फैक्ट्री ओपन करने की परमिशन नहीं मिली है। आप देखेंगे कई सारे टेक्स्ट बुक में आपको देखने को मिलता है कि ब्रिटिशर्स की फर्स्ट फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में थी, और कई सारी जगह देखने को मिलता है फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में थी। तो ये स्टोरी उसी से ही लिंक है, ध्यान से सुने। 1611 में मुगल गवर्नर ने इन्हें सूरत में ट्रेड करने की परमिशन दे दी, बट इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री वहाँ ओपन नहीं करी। नॉर्मल छोटा मोटा ट्रेड वहाँ से स्टार्ट होता है। ये पहुँच जाते हैं यहाँ पर ईस्टर्न कोस्ट पे और
अपनी ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट कर देते हैं मसूलीपट्टनम से, जो कहाँ आएगा, आंध्र प्रदेश में। कहाँ तक आ गए हम, 1611 तक। कैप्टन विलियम हॉकिंस आया जहांगीर के कोर्ट में, उसे परमिशन नहीं मिली। भविष्य में 1611 में कौन आया, कैप्टन मिडल्टन। इसे सूरत में ट्रेड करने की परमिशन दी है, फैक्ट्री ओपन की परमिशन नहीं मिली, बट इसने अपनी ट्रेडिंग वगैरह जो है वो मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्टार्ट कर दी 1611 में। बट कैसे भी कर ये सूरत पहुंचना चाहते थे, वो सभी का अट्रैक्शन बना हुआ था ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। बट वहाँ पर इन्हें जाना है तो आप पढ़ चुके हैं कि सूरत में ऑलरेडी पोर्चुगीज़ का सेटलमेंट मौजूद है। थोड़ी देर पहले ही तो मैंने आपको पोर्चुगीज़ के सेटलमेंट पढ़ाए हैं, तो यस, उसमें आपने देखा कि ये पोर्चुगीज़ जो हैं वो कहाँ पर जमकर बैठे हुए हैं, सूरत में। और अब तो इन्होंने इस तरीके की गुंडागर्दी शुरू कर दी है कि अगर ब्रिटिश जहाज इन्हें यहाँ पर दिखता है तो सीधे उसे उड़ा दिया जाए या उन लोगों का जहाज लूट लिया जाए, इस तरीके की एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही थी। फाइनली ब्रिटिशर्स ने भी खुद को मजबूती से सामने रखा और एज ए रिजल्ट आप देखेंगे 1612 में पोर्चुगीज वर्सेस ब्रिटिशर्स, लिख देती हूं मैं यहाँ पर, पोर्चुगीज वर्सेस ब्रिटिशर, एक इंपॉर्टेंट बैटल होगा जिसे जाना जाता है बैटल ऑफ स्वाली के नाम से। बैटल ऑफ स्वाली, या इसे ही आप बैटल ऑफ सूरत भी बोल सकते हैं। सूरत में एक जगह है स्वाली, वहाँ पर ये बैटल हुआ 1612 में। और इस बैटल में ये हुआ कि ब्रिटिशर्स ने पोर्चुगीज़ को बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया। सो 1612 में बैटल हुआ है, बैटल ऑफ स्वाली, जिसके अंदर आपने देखा पोर्चुगीज़ की बहुत बुरी तरीके से डिफीट होती है और कौन जीत जाते हैं, ब्रिटिशर्स। और ये बात कहीं ना कहीं जहांगीर ऑब्जर्व कर रहा था, और जहांगीर ने जब देखा कि ब्रिटिशर्स तो भाई ज़्यादा ही स्ट्रांग निकले, पोर्चुगीज़ से जो मैं अभी तक समझ रहा था वो तो गलत निकला, तो फाइनली वो खुश हो जाता है और ब्रिटिशर्स को सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की परमिशन दे देता है। एज ए रिजल्ट आप देखेंगे 1613 में ब्रिटिशर्स अपनी फर्स्ट फैक्ट्री ओपन करते हैं सूरत में। सो ब्रिटिशर्स ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री, ये लिखा है देखिए, 1613 में विद द परमिशन ऑफ जहांगीर, कहाँ ओपन करी, सूरत में। और ये परमिशन जिन्हें मिली थी उनका नाम क्या था, थॉमस एल्डवर्थ। तो यहाँ तक आपने देखा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला परमानेंट फैक्ट्री ओपन किया सूरत में, और कब ओपन किया, 1613 में। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब भाई इन्हें सूरत में परमिशन मिल गई है तो धीरे धीरे इनका लालच और बढ़ते जाएगा, जिसके चलते 1615 में एक ब्रिटिशर और इंडिया में एंट्री लेगा, वो भी जहांगीर के कोर्ट में ही आया था। सबसे पहले कौन आया था, कैप्टन विलियम हॉकिंस, बट क्या उसे परमिशन मिली थी, नहीं मिली थी। फिर हम देखेंगे 13 में पहली बार परमिशन मिल गई। अब 15 में यहाँ पर एक पर्सन और आएगा जिसका नाम रहेगा सर थॉमस रो। सर थॉमस रो यहाँ पर परमिशन लेने आता है। वो एक एम्बेसडर रहता है वहाँ के किंग का, जिसका नाम है जेम्स वन। तो जेम्स वन अपने एक एम्बेसडर को इंडिया में भेजते हैं जिसका नाम है सर थॉमस रो। ये परमिशन लेने आता है जहांगीर की कोर्ट में डिफरेंट एरिया में फैक्ट्रीज को ओपन करने के लिए, जिसके चलते अब ब्रिटिशर्स का एक्सपांशन आप देखेंगे 1616 में। साउथ में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री ओपन करी थी मसूलीपट्टनम में। कहाँ ओपन हुई है, मसूलीपट्टनम में। फिर आप देखेंगे ईस्ट में इनकी पहली फैक्ट्री 1633 में ओपन होगी, और वो कहाँ होगी, हरिहरपुर बालासुर में। तो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। अगर फर्स्ट फैक्ट्री पूछी है तो आप कहाँ टिक करेंगे, सूरत में। फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ पूछी है तो कहाँ देखना है हमें, मसूलीपट्टनम। फर्स्ट फैक्ट्री इन ईस्ट इंडिया पूछा है तो हरिहरपुर बालासोर में। फिर फाइनली 1667 का टाइम पीरियड आएगा जब औरंगजेब जो है इन्हें यहाँ पर फरमान इशू कर देगा और इन लोगों को बंगाल में ट्रेड करने की परमिशन भी यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ तक हमने देखा कि कैसे इन लोगों का सेटलमेंट वगैरह जो है वो यहाँ पर एक्सपांड हुआ है। अब आपको ब्रिटिशर से रिलेटेड कुछ चीज़ें और याद रखनी है बच्चों कि अभी तक तो सिर्फ फैक्ट्रीज ओपन हो रही थी। अब धीरे धीरे आप भविष्य में देखोगे कि ये अपनी प्रेसिडेंसीज बनाना स्टार्ट करेंगे, और अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो अपने हेडक्वार्टर्स इस्टेब्लिश करना स्टार्ट करेंगे, जिसके चलते आपको यहाँ पर याद रखना है कि 3 जगह पर इन्होंने अपने हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश करे। वो 3 इंपॉर्टेंट जगह कौन सी है, तो जिसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट जगह जो है उसका नाम है बॉम्बे, सेकेंड का नाम रहेगा यहाँ पर मद्रास, एंड थर्ड आपको याद रखना है यहाँ पर कैलकाटा। ये तीनों जगह पर ब्रिटिशर्स की प्रेसिडेंसी देखने को मिलेगी, और वी कैन से देयर हेडक्वार्टर। 1 बाय 1 तीनों की स्टोरी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बॉम्बे से कि बॉम्बे में आखिर इन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी कैसे स्टैब्लिश करी। तो देखिए इसके पीछे जो एक्चुअल रीज़न था कि एक्चुअल में एक मैरिज हुई थी, और वो मैरिज हुई थी यूरोप में। कहाँ हुई थी, यूरोप में। समझते हैं इस बात को हम यहाँ पर।
मैरिज हो रही है यूरोप में और दो लोगों के बीच में ये मैरिज हुई है, दो कंट्रीज़ के बीच में, जिसमें आप देखेंगे कि लड़की जो रहेगी वो किसकी साइड से रहेगी, पोर्चुगल की साइड से रहेगी। एंड लड़के की अगर मैं बात करूं तो लड़का होने वाला है यहाँ पर ब्रिटेन की साइड से। किसकी साइड से होने वाला है, ब्रिटेन की साइड से। तो आप देखेंगे कि पोर्चुगल प्रिंसेस हुआ करती थी जिसका नाम था कैथरीन ब्रिगेंजा। सो पोर्चुगल प्रिंसेस की शादी जिनका नाम है कैथरीन ब्रिगेंजा। ये जो कैथरीन ब्रिगेंजा रहती हैं, इनकी शादी होती है ब्रिटेन के राजा से जिसका नाम था चार्ल्स टू। तो जो चार्ल्स टू नाम का ब्रिटेन किंग है, इससे शादी हो रही है पोर्चुगल प्रिंसेस की जिसका नाम है कैथरीन ब्रिगेंजा। इन दोनों की शादी होती है और दहेज में दिया जाता है हमारे इंडिया का बॉम्बे। और आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि बॉम्बे नाम की जो जगह है वो किसके पास हुआ करती थी, पोर्चुगीज के पास में हुआ करती थी। सो दहेज में ये किसे दिया गया था, बॉम्बे को। बॉम्बे दिया गया था किसको, चार्ल्स टू को, जो कि ब्रिटेन का राजा हुआ करता था। एंड इस चार्ल्स टू ने ही आने वाले समय में, भविष्य में, ये बॉम्बे नाम की जगह जो है वो लीज पर दी थी। और किसे दी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ब्रिटिशर्स ने अपनी प्रेसिडेंसी को कैसे यहाँ पर स्टैब्लिश किया, जिसमें हमने फर्स्ट प्रेसिडेंसी के बारे में पढ़ा जिसका नाम है बॉम्बे। अब पढ़िए इस स्टेटमेंट को। 1668 में बॉम्बे केम अंडर द कंट्रोल ऑफ कंपनी फ्रॉम चार्ल्स टू ऑन लीज। एंड इन्होंने यहाँ पर अपना फर्स्ट गवर्नर अपॉइंट किया जिसका नाम था गेरोल्ड ऑन्गियर। तो आपको ये याद रखना है कि बॉम्बे आखिर ब्रिटिशर्स के पास में कैसे आया था। फाइन। नेक्स्टली हमें यहाँ पर देखना है कैलकाटा का क्या सीन है। तो देखो, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि जो बंगाल वाला एरिया है वहाँ पर भी कोई ना कोई रूलर होगा, ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल। सो ब्रिटिशर्स ने जब अपने वहाँ पर सेटलमेंट्स इस्टेब्लिश करे तो इन्हें वहाँ से हटा दिया गया, उस एरिया से इन्हें निकाल दिया गया और मात्र एक जगह इनके हाथ में बची थी जिसका नाम था सुल्तानती। ये जो सुल्तानती नाम की जगह थी, यहाँ पर इनकी फैक्ट्री वगैरह स्टैब्लिश्ड थी। एंड आने वाले समय में आप देखेंगे कि जॉब चार्नोक नाम का एक ब्रिटिशर्स रहेगा, वो क्या करेगा, तो वो कुछ पर्टिकुलर विलेज को यहाँ पर परचेज कर लेता है, जिसके चलते यहाँ पर 3 विलेज परचेज किए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट का नाम रहेगा सुल्तानती, दूसरे का नाम रहेगा गोविंदपुर और तीसरे का नाम रहेगा कैलीकटा। और भविष्य में इन तीनों जगह को मर्ज कर एक नया टाउन इस्टेब्लिश करा जाएगा जिसको आप नाम देंगे कैलकटा। तो इस तरीके से कैलकटा नाम की जो जगह है वो ब्रिटिशर्स ने अपनी प्रेसिडेंसी के रूप में इस्टेब्लिश करी। एंड 1700 में जो सुल्तानाती नाम की जगह है, इसी को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, फोर्ट विलियम में। तो ये यहाँ पर हमने देखा अबाउट कैलकटा। एंड नेक्स्ट वन इज बॉम्बे। फिर फाइनली 1717 में फर्रुखशियार नाम का मुगल रूलर रहेगा। उस इतिहास में मूर्ख राजा के नाम से भी जाना जाता है। क्या किया था उसने, तो उसने एक रॉयल फरमान इशू किया था जिसमें ब्रिटिशर्स को ड्यूटी फ्री ट्रेड की परमिशन यहाँ पर दी गई थी। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट ब्रिटिशर्स, कि ब्रिटिशर्स ने कैसे अपनी फैक्ट्री कहाँ पर इस्टेब्लिश करी। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा इसमें कि हमने देखा 1600 में कंपनी जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। क्वीन एलिजाबेथ ने इन्हें 15 ईयर की मोनोपोली दी थी। तो कब दी थी, 1600 में, मतलब इनके पास कब तक की मोनोपोली थी, 1615 में। बट यहाँ पर 1609 वाला टाइम पीरियड रहता है जब ब्रिटेन में जो है कौन रहता है, जेम्स फर्स्ट नाम का किंग रहता है। और 1609 में इस मोनोपोली को ये यहाँ पर एक्सटेंड कर देगा इनडेफिनाइट टाइम पीरियड के लिए, कि अब कोई टाइम पीरियड नहीं है, ब्रिटिशर्स के पास कोई बाउंडेशन नहीं है, एक लंबे टाइम पीरियड के लिए उनको मोनोपोली दी गई। बट यहाँ पर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने जिसके चलते हिस्ट्री में भविष्य में 1857 का रिवॉल्ट होगा और 1858 में कंपनी का रूल जो है वो एबॉलिश कर दिया जाएगा। सो मोनोपोली से रिलेटेड आपको ये सब चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। ये देखिए, ठीक है, कंपनी का रूल कैसे यहाँ पर स्टैब्लिश होगा, सॉरी एबॉलिश होगा। एंड 1813 में उनकी मोनोपोली जो है वो यहाँ पर कंटिन्यू रही 1813 तक। एंड 1858 में फिर एबॉलिश हो जाएगी। तो आपने बॉम्बे के बारे में देख लिया, कैलकाटा के बारे में देख लिया। अब लास्ट वन हम देखेंगे अबाउट मद्रास, कि मद्रास का कैसा क्या रहा है। तो मद्रास में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक डायनेस्टी रूल करती थी जिसका नाम था अराविडू डायनेस्टी। अराविडू डायनेस्टी की मैं अगर बात करूं तो अराविडू डायनेस्टी के अंदर एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था किंग वेंकटपति राया थर्ड।
इस किंग वेंकटपति राया थर्ड का एक ऑफिसर हुआ करता था, उसका नाम था धर्मेला वेंकटद्री। ये जो धर्मेला वेंकटद्री नायडू था, इसका ब्रिटिशर्स के साथ फाइट वगैरह होती है। एंड फाइनली जो मद्रास वाला एरिया है वो भी किसके अंडर में आ जाएगा, ब्रिटिशर्स के अंडर में आ जाएगा। एंड भविष्य में एक ब्रिटिशर्स रहेंगे जिनका नाम रहेगा फ्रांसिस डे, और ये यहाँ पर एक नया फोर्ट इस्टेब्लिश करेंगे जिसे हम किस नाम से जानते हैं, फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कि आपको चेन्नई मद्रास में देखने को मिलेगा। तो ये हमने इनके सेटलमेंट्स भी यहाँ पर डील कर लिए कि कैसे अलग अलग एरिया में इनके सेटलमेंट स्टैब्लिश हुए। तो ब्रिटिशर्स वाला पोर्शन थोड़ा लंबा था, हालांकि वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सो पोर्चुगीज़ हो गए, डच हो गए, ब्रिटिशर्स हो गए। अब आपको नेक्स्टली यहाँ पर देखने को मिलेंगे डैन। डैन मतलब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर डेनमार्क वाले एरिया की। अब इनकी अगर हम बात करें तो ये किसी के साथ किसी तरीके की पॉलिटिक्स और वॉर में इंडल्ज नहीं होना चाहते थे, बहुत ही हम्बल ट्रेडर्स हुआ करते थे। एज ए रिजल्ट इन्होंने देखा वेस्ट में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई है, तो वहाँ जाने से मतलब नहीं है। डेन्स जो रहेंगे फाइनली वो इंडिया में अपना फर्स्ट सेटलमेंट इस्टेब्लिश करेंगे ट्रैंक्यू बार में। ये देखिए, ये ट्रैंक्यू बार आपको दिख रहा है यहाँ पर तमिलनाडु वाले एरिया में। इन्होंने अपना फर्स्ट हेडक्वार्टर वहाँ इस्टेब्लिश किया। भविष्य में ये अपना फर्स्ट सेटलमेंट कहाँ इस्टेब्लिश किया, ट्रैंक्यू बार तमिलनाडु में। भविष्य में ये अपना सेटलमेंट जो है वो सेरामपुर बंगाल में लेके जाएंगे। एंड 1845 का टाइम पीरियड आएगा जब ब्रिटिशर्स इन पे भी हावी होने लगेंगे और इन्हें इतना प्रेशराइज किया जाएगा कि ये अपने सभी सेटलमेंट्स इंडिया से बेच बुचा के यहाँ से चले जाएंगे। सो डेन्स के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पर इनका पोर्शन जो है वो कंप्लीट होता है। एट लास्ट जो यूरोपियन इंडिया में एंट्री लेंगे उनका नाम रहेगा फ्रेंच, और कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को टक्कर देने वाला अगर कोई रहेगा सो वो भी रहेंगे फ्रेंच। फ्रेंच के बारे में भी जान लेते हैं कि जब सभी ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया में आ रही थी तो उसी के चलते फ्रांस में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था लुइस 14। क्या नाम था, लुइस 14। सो जो लुइस 14 नाम का किंग हुआ करता था, मेंशन कर देती हूँ मैं यहाँ पर, लुइस 14 नाम का किंग हुआ करता था फ्रांस में। एंड इसका एक मिनिस्टर हुआ करता था, उस मिनिस्टर का नाम था कॉलबर्ट। सो कॉलबर्ट नाम का जो व्यक्ति था, इसने लुइस 14 को कहीं ना कहीं सजेशन दिया कि जब सब इंडिया में जा रहे हैं तो हम इंडिया में क्यों नहीं जाएं, हम भी ट्रेड करने जाएंगे। तो यहाँ पर लुइस 14 ने बोला क्या आपके पास कोई अच्छे सजेशंस हैं, तो उसने बोला यस, मेरे पास बिल्कुल अच्छे सजेशन है कि हम लोग जो हैं इंडिया की तरफ मूव करते हैं, बट हम डायरेक्टली इंडिया नहीं जाएंगे, मेरे पास एक प्लान है। तो उसने बोला क्या प्लान है, तो उसने बोला कि देखो हम ऐसा करते हैं कि अगर ये अफ्रीका वाला पर्टिकुलर पोर्शन है तो यहाँ पर एक जगह आती है जिसका नाम है मेडागास्कर, एंड इधर आप देख पाएंगे हमारा इंडिया। तो उसने बोला कि हम लोगों के पास एक प्लान है जिसके चलते हम फ्रांस से कुछ इस तरीके से निकलेंगे, कैप ऑफ गुड होप होते हुए हम रुक जाएंगे कहाँ पर, मेडागास्कर में। और मेडागास्कर में जाकर हम डिफरेंट एरिया में अपने एक्सपीडिशन भेजेंगे ईस्ट में। तो ऐसे अलग अलग एरिया में अपने एक्सपीडिशन भेजे जाएंगे जिसमें ये नीचे मलय आर्किपेलागो वगैरह सभी आएंगे। एंड जहाँ हमें सक्सेस मिली वहाँ हमारे लिए बढ़िया रहेगा, फिर बाद में हम इंडिया की तरफ प्रोसीड करेंगे। अब इस कॉलबर्ट ने प्लान तो दे दिया था, बट ये बिल्कुल ही खराब प्लान निकला और फेल हो गया। जब फेल हो गया तो फाइनली इसे सजेशन दिया जाता है कि भाई तुम ये फालतू नाटक मत करो और सीधे इंडिया की तरफ यहाँ पर मूव करो। और उसी के चलते फ्रेंच जो है वो इंडिया में एंट्री लेते हैं। ये समय रहता है यहाँ पर मुगल्स में औरंगजेब का, और औरंगजेब के टाइम पीरियड में इन्हें परमिशन मिलती है। एज अ रिजल्ट आप देखेंगे 1668 में इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री ओपन करी सूरत में। कहाँ ओपन करी, सूरत में। और थोड़ी देर पहले ही आपने पढ़ा कि ब्रिटिशर्स ने भी अपनी फर्स्ट फैक्ट्री ओपन करी थी सूरत में 1613 में। सो ये आपको याद रखना है। भविष्य में इनके और सेटलमेंट्स रहेंगे जिसमें कि कराईकल नाम की जगह आएगी तमिलनाडु में, देन बंगाल में चंद्रनगर, देन यनम इन आंध्र प्रदेश एंड माहे इन केरला। इनके सेटलमेंट्स याद रखने हैं। यूपीएससी में इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें मैच दो कॉलम्स में आपको पूछा जा सकता है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर फ्रेंच जो है वो अपना हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश करेंगे पौंडीचेरी नाम की जगह पर। पौंडीचेरी इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया रहता है, उसका एस्टेब्लिशमेंट भी इन्होंने ही किया था। एंड एट लास्ट आप पढ़ सकते हैं 1673 में द साइट ऑफ पौंडीचेरी वॉज एक्वायर्ड बाय एन ऑफिसर नेम फ्रैंकोइस मॉर्टिन फ्रॉम शेर खान लोधी। एंड भविष्य में आने वाले समय में पौंडीचेरी का पहला गवर्नर भी यही बनता है। सो आपको ये याद रखना है अबाउट फ्रेंच। सो यहाँ पर आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, दैट इज एडवेंट ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया। थैंक यू सो मच।